हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन। एक कदम सफलता की ओर हम लेकर के आ गए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वही जो परीक्षा में आएंगे और आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। देखिए, परीक्षा की तिथियां घोषित होना चालू हो गई हैं। एनटीपीसी का एग्जाम जो है 15 दिसंबर को होगा, बता दिया गया है। यूपीएसआई 15 सितंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और जल्द ही एमपी में एमपी पुलिस और एमपीएसआई की भर्ती भी आने वाली है। ये है आंदोलन का सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। तो अब जो है परीक्षा आने वाली है, मगर आप कितने तैयार हैं अपनी तैयारी को जांचने के लिए यह टेस्ट सीरीज जो चल रही है, इसमें आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न जो है तीनों लेवल के हैं, यानी कि हाई लेवल, लो लेवल और मिडिल लेवल। यानी कि हमने पीसीएस लेवल के प्रश्न और एमपीएसआई यूपीएसआई लेवल के प्रश्न और कांस्टेबल और जेल प्रहरी के तीनों प्रश्न यहाँ पर हमने कवर किए हैं, जिससे कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए तो आपसे छूटने नहीं चाहिए। ये हमारा सतत प्रयास बना हुआ है। तो बिना कोई समय गवाए चलते हैं हिंदी एक्सप्रेस की इस यात्रा पर। तो पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने आ रहा है कि निम्न में से आम का पर्यायवाची नहीं है। यानी इसमें से आपको ये बताना है कि आम का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है अतिसौरभ, ऑप्शन बी है रसाल, ऑप्शन सी है सहकार और ऑप्शन डी है अम्बु। तो इसमें से आपको बताना है कि आम का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि अम्बु जो है वो आम का पर्यायवाची नहीं है। तो बाकी शब्दों के बारे में आइए जानकारी ले लेते हैं। देखिए, अम्बु जो है वो पानी का पर्यायवाची है। पानी के अन्य पर्यायवाची कौन से होते हैं? वारी, तोय, नीर और जल जो है पानी के अन्य पर्यायवाची होते हैं। बाकी के जो पर्यायवाची दिए हुए हैं वे सभी आम के ही पर्यायवाची हैं। तो ये था पहला प्रश्न। तो प्रश्न आप हमको कमेंट में बताएंगे कि ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। तो ये प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। ये यूपी वीडियो 2020 यानी अभी कुछ दिन पहले जो पेपर अभी हुआ है अगस्त में, उस पेपर का हमने एनालिसिस किया और वहाँ से कुछ प्रश्न हमने निकाले हैं। क्योंकि प्रश्न जो है किस तरह के बन रहे हैं ये आपको तभी पता चलेंगे जब आप रिसेंट एग्जाम को देखेंगे। क्योंकि अब परीक्षा का स्तर जो है वो बदल रहा है बिल्कुल। 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए एनटीपीसी में, तो आप समझ लीजिए किस तरह के प्रश्न घुमा घुमा करके आएंगे। तो प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म सही है। यानी कि इसमें एक युग्म सही है। देखिए कितना घुमा करके प्रश्न दिया गया है। यानी आपको पर्यायवाची शब्द बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से याद हुए होने चाहिए, तब आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। ऑप्शन बी है महादेव, रमेश, शंकर, उमेश। ऑप्शन सी है सूर्य, रवि, दिनकर, तटनी। ऑप्शन डी है अग्नि, पावक, अनल और पिसानु। तो आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि ए में जो दिए हुए हैं वे सभी शेर के पर्यायवाची हैं। यानी सिंह, पंचानन और नाहर और मृगारी ये सभी शेर के पर्यायवाची होते हैं। बाकी ऑप्शन बी में देखते हैं तो महादेव, शंकर, उमेश ये भगवान शिव शंभू के नाम है, लेकिन जो रमेश है वो जो है भगवान विष्णु का नाम है। तो इस तरह से ऑप्शन बी गलत हो जाता है। ऑप्शन सी देखते हैं तो सूर्य, रवि, दिनकर ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन तटनी जो है वो नदी का पर्यायवाची। हमने आपको बताया है जिसके पास तट होते हैं, 2 तट होते हैं, वो हमने आपको सब बताया है कि कैसे पर्यायवाची हम याद करेंगे। एक ट्रिक बना करके हम याद कर लेंगे पर्यायवाची। आप पिछली वीडियो जाकर के देखिए प्लेलिस्ट में, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऑप्शन डी है जो अग्नि, पावक, अनल और पिसानु। तो इसमें जो है अग्नि, पावक और अनल ये तीनों अग्नि पर्यायवाची हैं, लेकिन जो पिसानु है वो पिसानु का संबंध कौआ से है। तो इस तरह से ये अलग हो गया। तो हम आपको बताएंगे कि आपको पर्यायवाची कैसे याद करने हैं, तत्सम तद्भव कैसे याद करने हैं। आप बस बने रहिए, घबराइए नहीं। हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पूरी तरह से याद करा देंगे। आपको परीक्षा में बिल्कुल भी कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप बन सकते हैं सक्सेस जंक्शन के साथ बाकी लोगों से अलग। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। 65वीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ है। ऑप्शन ए है सगुण, ऑप्शन बी है सूफीवादी, ऑप्शन सी है वैष्णववादी या फिर ऑप्शन डी है निर्गुण। तो कबीर दास जी की जो भक्ति है वो किस तरह की थी। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि जो है कबीर की भक्ति जो है वो निर्गुणवादी थी। ठीक है, यानी वो किसी भगवान को नहीं मानते थे। ठीक है, तो जो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो कबीर दास निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका जन्म जो है वाराणसी में और मृत्यु जो है संत कबीर नगर के मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई है। इनकी जो रचना है एक बीजक, बीजक जो है वो इनकी रचना का संग्रह है। यानी ये जो है ना उस बीजक रचना के अंदर कौन कौन से साखी, शबद और रमैनी उस बीजक के भाग हैं। अभी तक हम ये याद करते आए हैं कि कबीरदास की रचनाएं हैं भैया बीजक, साखी, शबद, रमैनी। जी नहीं, बीजक जो है ना वो एक रचना है और उसके अंदर 3 पार्ट हैं। वो तीनों पार्ट का नाम है साखी, शबद और रमैनी। ये उसके अंदर के पार्ट हैं।
तो चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा है परा उपसर्ग का अर्थ क्या है। यूपीएससी 2017 का ये प्रश्न है कि परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। देखिए ये भी आपको पता है, उपसर्ग जो है वो किसी शब्दांश के आगे लग करके उसका जो है अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है भीतर, ऑप्शन बी है अल्प, ऑप्शन सी है आसपास, या ऑप्शन डी है उल्टा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि परा का अर्थ होता है उल्टा। तो आइए इसको वाक्यों में प्रयोग करके देख लेते हैं तो कैसे परा का अर्थ उल्टा ही होता है। देखिए परा का विपरीत अर्थ होता है, यानी कि परा जो है वो उल्टा, किसी भी शब्द के आगे अगर परा लग जाए तो उल्टा हो जाए। जैसे जय है, जय का अर्थ होता है कि हमने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन जय के आगे आप परा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो पराजय बन जाएगा, अर्थात हम हार गए। यानी परा जहाँ भी लग जाएगा वहाँ पर उसका विलोम बन जाता है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है निम्न में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि पत्थर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। यूपीएआरओ 2018 का यह प्रश्न है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है प्रस्तर, ऑप्शन बी है उपल, ऑप्शन सी है पसम, ऑप्शन डी है पाहन। तो इसका आंसर जो है वो है पसम, यानी कि बाकी के तीन जो है वो पत्थर के पर्यायवाची हैं, केवल पसम एक ऐसा शब्द है जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए जानते हैं आखिर पसम जो है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का पर्यायवाची और क्या है। देखिए पत्थर का पर्यायवाची पसम नहीं होता है बल्कि अश्म होता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए पश्म शब्द दे दिया है जिससे आप पसम लगा करके चले आए, लेकिन इसका जो पर्यायवाची होता है वो अश्म होता है। बाकी के तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या कहता है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, यानी कि आप बैठे हो और आपने कहा कि भाई एक कविता लिख दो, तो तत्काल आपको 5 मिनट के अंदर वो कविता लिख करके दे देगा। तो ऐसे कवि को क्या कहते हैं। एमपीएसआई 2016 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है सुकवि, ऑप्शन बी है महाकवि, ऑप्शन सी है राजकवि, या फिर ऑप्शन डी है आशुकवि। तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर जो है, आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है आशुकवि, यानी कि जो आपके सामने बैठे बैठे ही कविता लिख दे, तुरंत का तुरंत कविता लिख दे, उसे हम आशु कवि कहते हैं, ना कि महाकवि राजकवि। ऐसा कुछ नहीं, राजकवि राजाओं के यहाँ पर रहते थे, महाकवि महान कवियों को कहा गया है, सुकवि अच्छे कवियों को कहा गया है, लेकिन जो तुरंत ही कविता लिख दे उनको हम आशु कवि कहते हैं। तो ये रहा आपके सामने आंसर। जी हाँ, ये आंसर इसका है डी, यानी कि आशु कवि कहते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अगला है। प्रश्न नंबर 7 आपसे क्या करा है। प्रश्न नंबर 7 है इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करके बताइए कि शुद्ध वाक्य कौन सा। यूपीएससी 2016 का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है आज घोड़ा दौड़ भी होगी, ऑप्शन बी है मेरे लिए गणित जो है कठोर विषय है, ऑप्शन सी है बाढ़ शस्त्र और बंदूक जो है वो अस्त्र है, और ऑप्शन डी है गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। आप बताइए इसमें से आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। ये बिल्कुल सही है। तो बाकी जो है वो गलत क्यों हो गए, आइए देखते हैं। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, घोड़ा दौड़ तो कोई शब्द ही नहीं होता भाई, घुड़दौड़ शब्द होता है, घुड़दौड़। और आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार आया है कि घोड़ा दौड़ में कौन सी संधि है। तो पहली बात तो घोड़ा दौड़ कोई शब्द ही नहीं होता, घुड़दौड़ होता है। तो घुड़दौड़ में कौन सी संधि है, तो हिंदी संधि जो है वो घुड़दौड़ में है, और कोई संधि नहीं है, हिंदी संधि है। आपको ऑप्शन में अलग से लिखा मिलेगा, हिंदी संधि ही लगाना पड़ेगा आपको, और कोई संधि आप लगा करके आएंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई साहब। प्रश्न नंबर, और इसका ऑप्शन बी क्या है, मेरे लिए गणित कठोर विषय। देखिए गणित कोई चट्टान थोड़ी है, चट्टान पर्वत पठार थोड़ी है कि कठोर विषय हो जाएगा। गणित जो है वो कठिन विषय होगा। बाण शस्त्र, देखिए बाण शस्त्र नहीं है, बाण को फेंक कर चलाया जाता है, तो फेंक कर जो चलाया जाता है वो अस्त्र होता है, और जिसको आप धारण करते हैं वो शस्त्र होता है। तो सा माने क्या होता है, सा माने धारण करना, तो वो शस्त्र हो जाएगा, आ माने फेंकना यानी कि अस्त्र हो जाएगा। तो ऐसे आप एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। हमेशा ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि शस्त्र क्या है, अस्त्र क्या है। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आया होगा कि सा जहाँ लगा है माने कि धारण करना शस्त्र, और शस्त्र धारण क्या कर सकते हैं, जो हम पकड़ करके चलाते हैं, और जो बाण होता है वो अस्त्र होता है क्योंकि हम उसको फेंक करके चलाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है तो हमने आपको बता दिया, कोई जरूरत ही नहीं इसको पढ़ने की। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 8 है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। बिहार एसआई 2018 का प्रश्न है। एक वाक्य आपको दिया गया है, उसमें एक गलती कहाँ है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन के थ्रू ही वाक्य दिया गया है। तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें गलती आपको बताना। अगर कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, आपको ऑप्शन लगाना होगा। तो देखिए भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें आपको कहीं भी कोई भी गलती देखने को नहीं मिल रही है। लोकतांत्रिक भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है और सब कुछ बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसका आंसर होगा कि उपरोक्त वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि वाक्य जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। CGPSC छत्तीसगढ़ PSC में आया हुआ है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, यानी कि जितनों को तुमने तार दिया है प्रभु उतने तो नभ में सितारे भी नहीं हैं। तो इसमें बताना है आपको कि अलंकार कौन सा है। तो ऑप्शन दिया है उपमा अलंकार है, क्या उत्प्रेक्ष अलंकार है, क्या यमक अलंकार है, क्या रूपक अलंकार है। तो इसका आंसर है
यमक अलंकार। तो आइए हम आपको बता देते हैं यमक अलंकार आखिर है कैसे। देखिए, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। देखिए, तारे तारे बार बार आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो अलग अलग निकल रहा है। पहले तारे का अर्थ है कि उसका उद्धार कर दिया है, और दूसरे तारे का अर्थ है कि जो नभ में जो सितारे होते हैं उनके बारे में बताया गया। यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अलग अलग अर्थ निकले, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हो गया यमक अलंकार, यानी कि उपरोक्त पंक्ति में यमक अलंकार है। तो परिभाषा हमने आपको बताई दी। परिभाषा भी आपको दिमाग में रखना, कभी कभी ये परिभाषाएं ही प्रश्न के रूप में आ जाती हैं और पूछ लेते हैं कि यह परिभाषा किस अलंकार की है। तो परिभाषा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 आपसे कहता है कि ऋजु शब्द का विलोम बताइए। एमपी जेल प्रहरी 2070। देखिए, जेल प्रहरी के जितने प्रश्न हैं आप बिल्कुल लगा लीजिए, 3 से 9 नवंबर के बीच में परीक्षा होना ही होना है। अब तो तय हो गया है। जितने आंदोलन चल रहे हैं, तो सरकार जो है विद्यार्थियों को रोकना चाहेगी कि आंदोलन ना कीजिए, उनको समझाना चाहेगी। तो इसके लिए वो एक पेपर पक्का देने वाली है। तो जो डेट दी हुई है 3 से 9 नवंबर, बिल्कुल परीक्षा होने की पूरी संभावना है। तो एमपी जेल प्रहरी के भी हम प्रश्नों को लेंगे। आपको कहीं अलग जाने, कहीं भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे नंबर आपके हिंदी में आने वाले हैं। तो चलते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है सीधा, ऑप्शन बी है सरल, ऑप्शन सी है त्रिकोण, ऑप्शन डी है वक्र। यानी कि ऋजु शब्द का विलोम बताइए। देखिए, ऋजु का अर्थ जो है वो होता है बिल्कुल सीधा, तो इसका उल्टा क्या होगा? वक्र होगा इसका उल्टा। और बाकी सीधा और सरल जो दिए हुए हैं ये इसके समानार्थी हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि ऋजु शब्द का विलोम जो है वो वक्र होता है। यानी वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। ठीक है, टेढ़ा बोल सकते हैं या तिरछा भी बोल सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अगला जो है, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है आपसे। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान ने हिंदी को कब मान्यता प्रदान की? यूपीएससी 2017 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने हिंदी को मान्यता कब दी थी। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन सी है 15 सितंबर 1950 को, या फिर ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1949 को। तो इसका आंसर है बी, यानी कि भारतीय संविधान ने हिंदी को मान्यता 14 सितंबर 1949 को दी थी। तो ये प्रश्न काफ़ी बार घूम करके आया है, काफ़ी बार हमने इसको देखा है, कई परीक्षाओं में हमने इसको देखा है कि ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है 14 सितंबर 1949। तो आइए देख लेते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की, इसीलिए जो है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न यहाँ पर आपका एक जीके का भी प्रश्न क्लियर हो रहा है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? यूपी चकबंदी लेखपाल 2018 में प्रश्न आया है, और चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। बिल्कुल आप ध्यान रखिए इस बात का, यूपी में जो वैकेंसी की बाहर आने वाली, तो पहला पेपर चकबंदी लेखपाल का आने वाला है। यूपीएसआई को उससे पहले भी करा सकते हैं, ये भी है, लेकिन चकबंदी लेखपाल का पेपर जरूर होगा। तो प्रश्न है कि निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है आज, ऑप्शन बी है लड़का, ऑप्शन सी है परंतु, ऑप्शन डी है इधर। तो इसका आंसर जो है वो है बी, यानी कि लड़का। देखिए, हम बताएंगे आपको कि विकारी शब्द आखिर होते क्या है। ये ऐसे मतलब आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कि जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, इनको आपको छोड़ के आना पड़ता अगर आप सक्सेस जंक्शन पर नहीं आते। तो हम ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे कि आपसे कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल, यहाँ आने का आपका फायदा ही यही है कि आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसका आंसर है लड़का। तो आइए देखते हैं कि आखिर लड़का ही आंसर क्यों है, बाकी आंसर क्यों नहीं है। देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं। देखिए, वे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाए विकारी शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द कौन से होंगे? देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाएंगे। अगर इनमें लड़का का आप अगर स्त्रीलिंग करेंगे तो लड़की हो जाएगा, यानी कि लिंग में परिवर्तन हो गया। क्या आप आज, परंतु और इधर में कोई परिवर्तन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो लड़का है वो विकारी शब्द हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया बी, यानी कि लड़का जो है वो विकारी शब्द है। और वो लड़का है कैसा? जातिवाचक संज्ञा है। ये भी आपको बताया जाएगा कि जो लड़का है वो जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 13, देखिए ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं हर बार देखने को मिला होगा। ये प्रश्न भाई साहब हम आपका गलत होने ही नहीं देंगे, इतनी बार ये प्रश्न आपके सामने आएगा और ये परीक्षाओं में आता ही आता है, ये तो पक्का है। देखिए, यूपीएसआई का जो एग्जाम होने वाला है, मैं गारंटी ले सकता हूँ 7 से 8 सेट में आपको यह शब्द देखने को मिलेगा शुद्ध वर्तनी के रूप में। एमपीएसआई और यूपी लोअर पीसीएस में ये ऑलरेडी आया हुआ है। तो शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है कवियत्री, ऑप्शन बी है कवित्री, ऑप्शन सी है कवियत्री, ऑप्शन डी है
कवयित्री। इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, यानी कि कवयित्री इसका सही एकदम शुद्धतम रूप है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर आप याद कैसे रखेंगे। देखिए शुद्ध, इस शुद्ध शब्द में आपको क्या करना है, या के ऊपर छोटी की मात्रा रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो त्रा है उस त्रा पर बड़ी ई की मात्रा रहेगी। आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि कवयित्री शब्द बहुत बार घूम करके आता है, आपको हर बार दिखने को मिलेगा ये। ठीक है, तो या के ऊपर छोटी की मात्रा और त्रा के ऊपर बड़ी की मात्रा, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर अगला है यानी कि 14 नंबर प्रश्न है कि रसाल शब्द का अर्थ क्या है। रसाल शब्द का अर्थ क्या है, यूपीएससी 2017 का प्रश्न है। ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है सेब, ऑप्शन डी है पक्षी। तो इसका आंसर है ए, यानी कि आम। पहला प्रश्न भी यही था कि निम्न में से आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो उसमें रसाल शब्द भी दिया होता है। देखिए तो रसाल शब्द का अर्थ होता है आम, यानी कि यह आम का पर्यायवाची है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य है। उपरोक्त शब्द के अन्य पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, तो आम, अतिसौरभ, सहकार, ये आम के पर्यायवाची हो सकते हैं। पहले प्रश्न में भी हमने आपको बता दिया था। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते। प्रश्न नंबर 15 क्या है, निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर बताइए। देखिए ग्रामर का जो प्रश्न आता है वो आपको बहुत परेशान करेंगे, तो आप ग्रामर में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि पूरा उठा ऊपर से लेकर के नीचे तक पढ़ें, बिल्कुल मत पढ़िए। आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, हम आपको ऑब्जेक्टिव में ही क्लियर करवा देंगे। सारी जो उसकी पहचान होती है, क्या कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, हम आपको ऑब्जेक्टिव में ही करवा देंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो ऑप्शन ए है, आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है। ये क्या ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन बी है, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। ऑप्शन सी है, उसने खाना खाया और सो गया। ऑप्शन डी है, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करें। आपसे पूछा गया कि संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो इसका आंसर है सी, यानी कि उसने खाना खाया और सो गया। तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। जहाँ दो सरल वाक्य और कॉमा एवं आदि ऐसे शब्दों से जुड़े होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। यानी कि सरल वाक्य होंगे दो आपको दिए होंगे, और से जुड़े होंगे, एवं से जुड़े होंगे, अन्य शब्द जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, योजक शब्द जिन्हें कहते हैं, उनसे जुड़े होंगे, तो वे सारे शब्द, वे सारे वाक्यांश आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है आपसे कि कर्कश का विलोम शब्द बताइए, यानी कर्कश शब्द का आपको विलोम बताना है। विलोम विपरीतार्थी को भी कहते हैं, हमने आपको बार बार बताया है कि विपरीतार्थी समझ करके परेशान नहीं होना, उसका अर्थ भी विलोम ही है। यूपीएससी 2017 का प्रश्न है। ऑप्शन ए है कठोर, ऑप्शन बी है विवेकी, ऑप्शन सी है मधुर, ऑप्शन डी है विपन्न। इसमें से कर्कश शब्द का आपको विलोम बताना है। तो कर्कश का मतलब होता है कि बहुत ही तीखी आवाज़ जिसकी होती है। इसका उल्टा हो जाएगा क्या, मधुर, जिसकी बहुत मधुर आवाज़ हो। और कर्कश शब्द का प्रयोग हमेशा ध्वनियों के लिए ही किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई खाने की चीज़ आप खा रहे हो, भाई ये तो बड़ी कर्कश सब्जी बनी है। कर्कश शब्द सब्जी के लिए प्रयोग नहीं होगा भाई साहब, यानी कि कर्कश का प्रयोग केवल ध्वनियों के लिए ही होता है। तो इस तरह हम बता सकते हैं कर्कश शब्द का विलोम इसमें से मधुर होता है, और मधुर शब्द का जो उस इस्तेमाल होता है वो भी ध्वनियों के लिए ही होता है। तो आंसर सी आपका सही हो गया। देखिए कर्कश का अर्थ होता है तीखा शब्द, जैसे कौवे की आवाज़ हमेशा आपको कर्कश लगेगी और कोयल की आवाज़ आपको हमेशा मीठी लगेगी। तो हमने आपको बता दिया कर्कश शब्द का प्रयोग ध्वनियों के लिए ही होता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 आपसे क्या कहता है, उच्च कुल में पैदा होने वाले को क्या कहा जाता है। यूपीएआरओ 2017 का प्रश्न है ये, कि उच्च कुल में जो पैदा होता है उसे क्या कहा जाता है। क्या उसे धनी कहा जाता है, क्या उसे सवर्ण कहा जाता है, क्या उसे श्रेष्ठ या फिर कुलीन कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार आया है। तो इसका आंसर है डी, यानी कि उसे कुलीन कहा जाता है जो उच्च कुल में पैदा होता है। तो देखिए उच्च कुल का अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा है उसके पास या वो किसी जाति से रिलेटेड है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उच्च कुल का यहाँ पर अर्थ है कि आपके संस्कार कैसे हैं। अच्छे संस्कार वालों को जो है वो उच्च कुल में माने जाते हैं। नहीं तो अगर किसी जाति का होता तो हम सवर्ण नहीं बोल देते, ठीक है। किसी पैसे से रिलेटेड होता तो हमसे श्रेष्ठ नहीं बोल देते। तो यहाँ पर इसका आंसर है डी, यानी कि कुलीन, उच्च कुल में पैदा हुआ कुलीन कहलाता है। तो उच्च कुल का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, किसी जाति से नहीं बल्कि अच्छे संस्कारवान परिवार वालों को ही उच्च कुल का कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर इस वाक्य का भेद बताइए। यानी जो जिस लाइन दी है आपको, जो शब्द ये दिए हुए हैं, इनका अर्थ के आधार पर आपको बताना है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसमें आपको क्या लगता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। यूपीएससी 2017 का प्रश्न है ये। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा ये वाक्य है। देखिए ऑप्शन ए कहता है क्या ये प्रश्नवाचक है, बी कहता है विस्मयादिबोधक है, सी कहता है इच्छावाचक है, डी कहता है निषेधात्मक है। तो इसका आंसर आप खुद ही बता सकते हैं कि ये जो है इच्छावाचक, हमारी इच्छा है कि आपको दीर्घायु दी जाए। तो हम ऐसे पहचानें कैसे, देखिए जब किसी के लिए कोई प्रार्थना करते हैं हम, ठीक है, आशीर्वाद देते हैं, कोई विश करते हैं, भाई विश का मतलब यहाँ पर जहर नहीं है, WISH है, विश। विश माने प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी चीज़ कर रहे हैं, नहीं कतई तुम उसको जहर समझ लो तो जहर नहीं दे रहे हैं उसको, इस बात को ध्यान में रखना है, वहाँ पर जहर नहीं है, ठीक है, अच्छी दुआ हम कर रहे हैं उसके लिए। तो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं।
प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं कि श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए। यहाँ पर श्री गणेश का तात्पर्य गणेश भगवान से बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। श्री गणेश का अर्थ है प्रारंभ करना। हमने अपनी पढ़ाई का आज श्री गणेश कर दिया, यानी कि हमने अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर दिया। तो श्री गणेश का अर्थ है प्रारंभ करना। एमपी जेल पहली 2017 का प्रश्न है ये। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन कि श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन ए है इतिश्री, ऑप्शन बी है विनाश, ऑप्शन सी है प्रारंभ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका अर्थ है इतिश्री। देखिए ये जो है आपसे विलोम पूछा गया, तो श्री गणेश का अर्थ होता है प्रारंभ करना और इतिश्री का अर्थ होता है अंत करना। ठीक है, श्री गणेश का उल्टा जो है वो इतिश्री ही होगा। ठीक है, इतिश्री का अर्थ होता है कि अंत करना। ठीक है, तो देख लीजिए श्री गणेश का अर्थ है शुरुआत करना और इतिश्री का अर्थ है समाप्त करना। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 है फूल का पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें से कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है। एमपीएसआई 2016 का ये प्रश्न है। ऑप्शन ए है सुमन, ऑप्शन बी है कुसुम, ऑप्शन सी है तनुजा, ऑप्शन डी है पुष्प। इसमें से फूल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन सी जो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, सुमन, कुसुम और पुष्प जो है वो बिल्कुल फूल का पर्यायवाची होता है। लेकिन ऑप्शन सी जो आपको तनुजा दिया है, ये जो है पुत्री का पर्यायवाची होता है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए तनुजा का अर्थ है पुत्री, बाकी सभी पुष्प के पर्यायवाची हमने आपको बता दिया। और तरणी का अर्थ होता है सूर्य। काफी बार ये प्रश्न में कंफ्यूजन हो जाता है कि तरणी के साथ तनुजा लग के आ गया तो तरणी का आपने सूर्य समझा, तनुजा का कुछ और समझ लिया और आप कुछ गलत आंसर लगाकर चले आए। तो तरणी का अर्थ सूर्य होता है। अगर तरणी अकेले प्रयोग में आ रहा है तो सूर्य होगा, परंतु अगर तरणी तनुजा अगर दोनों साथ में आ रहे हैं तो उसका अर्थ भी पुत्री ही होता है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 आपसे क्या कहता है कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है, कि रसराज कौन है। ऐसे बहुत से प्रश्न आप घुमाकर पूछ सकते हैं, रसराज कौन है, रसों का राजा किसे कहा जाता है। यूपीपी से 2017 का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस, ऑप्शन सी है शांत रस, ऑप्शन डी है हास्य रस। तो इसका आंसर है बी, यानी कि श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। देखिए श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसका स्थायी भाव जो है वो रति होता है और ये दो भाग होते हैं। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, कौन कौन से। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार, यानी कि दो प्रकार के रसों के यहाँ पर भेद होते हैं। तो वीर रस का स्थायी भाव जान लेते हैं, उत्साह होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, तो स्थायी भाव को भी आपको ध्यान में रखना, क्योंकि स्थायी भाव से रिलेटेड प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, मन रे तन काकत का पुतला लागे बूंद बिन सिजाए छिन में। ये आपको लाइन दी हुई है, ये आपको पंक्तियां दी हुई हैं, इनमें रस कौन सा ये आपसे पूछा गया है। एमपीएसआई 2016 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है श्रृंगार रस दिया है क्या, ऑप्शन बी है क्या इसमें शांत रस है, ऑप्शन सी है वीर रस है, ऑप्शन डी कहता है भक्ति रस है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इन पंक्तियों को देख करके कि मन रे तन कागत का पुतला लागे बूंद बिनस जाए छिन में। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि शांत रस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर कहीं आपको वीर रस की कोई बात दिखाई दे रही है क्या, कहीं पर कोई लड़ाई हो रही, कहीं पर कोई युद्ध हो रहा हो, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। श्रृंगार का यहाँ तो दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भक्ति रस का अर्थ क्या होता है, जब भगवान के बारे में उनकी वंदना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, तो भक्ति रस यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि शांत रस है। भक्ति रस और शांत रस में कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए शांत रस में जो है आपको ज्ञान की बातें बताई जाएंगी और भक्ति रस में भगवान से संबंधित बातें बताई जाएंगी। इन्हीं दो में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, भक्ति रस और शांत रस में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर भगवान से रिलेटेड बात बताई है वहाँ पर भक्ति रस होता है और जहाँ पर ज्ञान की बातें बताई जाती है वहाँ पर शांत रस होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह अंतर भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है, जिन छंद में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, उस छंद का आप नाम बताइए। देखिए कितना घुमा करके प्रश्न पूछ लिया। अब आपको प्रश्न ऐसे ही देखने को मिलेंगे। यूपीपी से 2018 रिसेंट का पेपर है, प्रश्न है। आपको अब प्रश्न ऐसे ही घुमा कर ही पूछे जाएंगे, सीधे सीधे प्रश्न की उम्मीद आप बिल्कुल छोड़ दीजिए अब। तो यानी कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, उस छंद का नाम बताइए। ऑप्शन ए है दोहा, ऑप्शन बी है सोरठा, ऑप्शन सी है रोला, ऑप्शन डी है चौपाई। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि चौपाई। रामचरितमानस में आपको रामचरितमानस की लाइनें कहीं भी मिल जाएं, आप निसंकोच उसको चौपाई लगा करके आइएगा। तो आइए जानकारी ले लेते हैं कि दोहा, सोरठा और रोला में कैसे कैसे कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए दोहा में 13-11 पर यति होती है। यति का मतलब आप समझते हैं, जहाँ पर आप पढ़िए, एक बार रुकिए, फिर उसके बाद दूसरी लाइन प्रारंभ होती है, फिर वहाँ पर रुकते हैं, उसको यति कहते हैं, यति और गति कहते हैं। तो दोहा में जो है पहली लाइन में जो है 13 मात्राएं होंगी, दूसरी में 11, फिर तीसरी लाइन में 13 और चौथी में फिर से 11 मात्राएं। सोरठा में 11-13, यानी दोहा का जस्ट उल्टा, यानी कि पहली लाइन में 11, दूसरी में 13, तीसरी में 11, चौथी में 13, इस तरह से सोरठा में होती है। रोला में 24-24 सबसे सरल, यानी कि पहली लाइन में भी 24, दूसरी में 24, तीसरी में 24 और अंतिम लाइन में भी 24 होती है। चौपाई में हमने आपको बता दिया है कि यानी पहली में 16, दूसरी में 16, तीसरी में 16 और चौथी में भी 16 मात्राएं होती हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची आपको बताना है।
यूपी लेखपाल 2016 का ये प्रश्न है कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है। तो ऑप्शन ए है पारिजात, ऑप्शन बी है कल्पतरु, ऑप्शन सी है देववृक्ष, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इनमें से आपको कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताना। देखिए, कल्प वृक्ष का अर्थ होता है मन की इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष, यानी कि आप उसके सामने खड़े हो जाइए, कुछ भी मांगिए आपको मिल जाएगा। काश ऐसा वृक्ष होता, हम भी होते उसके सामने, मांग लेते भाई यूपीएसआई बना दो और यूपीपीसीएस बना दो, है ना। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो इसका आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी, पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, ये सभी जो हैं वो कल्प वृक्ष का ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर, ये हमने आपको बता दी सभी शब्द कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं, जिसका अर्थ है मन की इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, इनमें से कौन अविकारी शब्द है। देखिए, ऊपर विकारी पूछा था, यहाँ पर अविकारी पूछ लिया है आपसे। यूपीएसआई 2017 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है अव्यय, ऑप्शन डी है विशेषण। आप इस प्रश्न का ऊपर की तरफ से भी आप आंसर दे सकते हैं। ऊपर आपको हमने विकारी बताया था, विकारी हो इसमें आप अंतर करके बता सकते हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हो तो वो शब्द विकारी कहलाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अलावा एक ही शब्द है, और वो अलग शब्द है अव्यय, यानी कि जहाँ पर अव्यय होगा वहाँ पर अविकारी शब्द होगा, यानी इसका आंसर जो है वो सी हो जाता है। तो आइए अविकारी के बारे में जानकारी लेते हैं। अविकारी होते क्या हैं। तो अविकारी शब्द वे हैं जिनमें लिंग, कारक, विभक्ति आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थे 25 प्रश्न। आप इन्हें केवल 25 प्रश्न मत मानिए, आप कम से कम 3 गुना प्रश्न समझ के चलिए, क्योंकि हमने सारे ऑप्शन के आपको आंसर बताए हैं और उनसे संबंधित सारे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कैसे घुमा करके प्रश्न बन सकते हैं, सब जानकारी हमने आपको दे दी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और क्या ये आपका सहयोग कर रहा है, कैसा लग रहा है, हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सक्सेस जंक्शन के सामने आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइए, सामने बेल आइकन होगा उसको दबाइए और ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो आने वाली जो भी आपको जानकारी होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपकी लाइक की जो संख्या है और कमेंट की जो संख्या है वो हमें बता देगी कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया। तो हम बता दें, ये थी हिंदी एक्सप्रेस, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हिंदी के आपको बताए गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ में पॉलिटी की एक्सप्रेस पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए गए हैं जो कि परीक्षाओं में आए हुए हैं, हाई लेवल, लो लेवल और मिडिल लेवल, तीनों लेवल के। इसके बाद आने वाली है 440 वोल्ट करंट अफेयर एक्सप्रेस, जिसमें हमने अगस्त का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया, यानी अगस्त की करंट अफेयर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टैटिक रिलेटेड करंट अफेयर को लेकर के चलेंगे, क्योंकि रेलवे का एग्जाम आने वाला है एनटीपीसी, आपको स्टैटिक के प्रश्न उसमें भर भर के पूछे जाते हैं। स्टैटिक के प्रश्न, स्टैटिक के प्रश्न आएंगे कहाँ से, करंट की जो रिलेटेड चीज़ें अभी हुई होंगी उनसे संबंधित स्टैटिक प्रश्न आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ बने रहिए और सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहिए, आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 440 वोल्ट करंट अफेयर एक्सप्रेस में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और कोरोना टाइम चल रहा है तो इसमें सबको बच के रहना है। ठीक है, आप स्वस्थ तो जग स्वस्थ, और जग स्वस्थ तो हिंदुस्तान स्वस्थ। तो हिंदुस्तान स्वस्थ को बनाए रखिए, और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।